हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? ओके। आज आप लोग का 5th पेपर है। 5th पेपर में आप लोगों को पढ़ना है रेफरेंस रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन साइंस। आप लोगों ने सब लोग अपना अपना पेपर खोल के रखा है, क्या क्या पढ़ना है नहीं है? रेफरेंस सर्विस किसको कहते हैं? सबसे पहले आपको ये जानना है कि हम लोग रेफरेंस सर्विस देते कैसे हैं। रेफरेंस का अर्थ होता है संदर्भ देना, मतलब कि लाइब्रेरी में जब भी रीडर आते हैं तो उन रीडर को आपके लाइब्रेरी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है कि आपने किस तरह से क्या अरेंजमेंट करके रखा है, वो किस तरह से उसका यूज़ करेंगे, सारे रिसोर्सेज कहाँ हैं और कैसे उनका अरेंजमेंट है। तो रेफरेंस सर्विस के अंतर्गत हम लोग यही काम करते हैं पहले अपने रीडर्स को कि बुक और रीडर के बीच में किस तरह से संपर्क स्थापित करना है। मैम, आवाज़ नहीं आ रही है। अभी किसी ने हाथ उठाया कि आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? हेलो, आवाज़ ठीक है मैम। किसी ने अभी किया कि आवाज़ नहीं आ रही है। शत्रुघ्न सिंह, आपको आवाज़ नहीं आ रही है? आ रही है। रेफरेंस सर्विस का अर्थ है कि रीडर और बुक के बीच में आपको किस तरह से संपर्क स्थापित करना है कि जो भी रीडर आपके लाइब्रेरी में आए हैं उसका यूज वो कैसे करेंगे। क्लियर? आप लोग भी कुछ बोलना चाहिएगा, बीच में कुछ क्वेरी कर सकते हैं आप लोग। रेफरेंस सर्विस पहले तो आप लोगों को समझना है कि किसको कहते हैं और जो इसके तत्व हैं, डेफिनेशन वगैरह आप लोग अपने 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 स्टडी मटेरियल में पढ़िएगा, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में हम लोग रेफरेंस में रीडर को ये बताते हैं सबसे पहले कि आपका बुक अरेंजमेंट कैसे है, बुक कहाँ है, बुक अगर वो चाहता है तो किस तरह से हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे। आपके लाइब्रेरी का जो भी अरेंजमेंट है उसके बारे में सबसे पहले सूचना उसको देनी है, ताकि फर्स्ट टाइम के बाद जब वो आए तो आपको बार बार आपके सामने वो नहीं जाएगा, वो खुद से लाइब्रेरी को हैंडल करेगा कि बुक कैसे वो कलेक्ट कर सकता है, कैसे स्टडी कर सकता है, कहाँ स्टडी कर सकता है, बुक कैसे ले सकता है। ये सब की जो जानकारी जब उसको मिलती है, इसी को कहते हैं रेफरेंस सर्विस। लेकिन जब आप लोग आगे बढ़ेंगे, रेफरेंस सर्विस का दायरा इतना छोटा सा नहीं है। कुछ रेफरेंस टूल भी होते हैं जिनके बारे में आप लोगों को जानकारी रखनी होगी। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है कि अभी अगर मान लीजिए आप लोग लाइब्रेरी में काम करते हैं, तो जब बुक सिलेक्शन की बात आती है तो बुक सिलेक्शन आप लोग कैसे करेंगे? क्या बुक सिलेक्शन करने के लिए आप डोर टू डोर यानी कि शॉप में जाएंगे या किसी पब्लिशर के पास जाएंगे बार बार? ये काम नहीं करने के लिए, मतलब कि लाइब्रेरी के अंदर ही बैठ करके आप बुक सिलेक्शन का वर्क कैसे कर सकते हैं। तो जब तक कुछ ऐसे टूल्स के बारे में आपको मालूम नहीं होगा कि किससे ये जानकारी हम लोग ले सकते हैं, कहाँ से हम बुक सिलेक्शन कर सकते हैं, तो इसके लिए एक बिब्लियोग्राफी टूल्स होता है जिसको रेफरेंस टूल बोलते हैं हम लोग। वो रेफरेंस टूल के बारे में अगर आपको जानकारी होती है, मिलती है, तो आप क्या करेंगे कि अपने लाइब्रेरी में ही बैठ करके ये जानकारी ले सकते हैं कि अपनी लाइब्रेरी के लिए
जो भी आपका टाइप है लाइब्रेरी का टाइप्स, यानी कि एकेडमिक लाइब्रेरी है, पब्लिक लाइब्रेरी है, ये टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी को आपको जानना है और वहाँ किस तरह का आपको कलेक्शन चाहिए। ये सब चीज़ के लिए हम बिब्लियोग्राफी में किस तरह की बिब्लियोग्राफी देखें, तो बिब्लियोग्राफी टूल्स अगर आप अपने लाइब्रेरी में रखते हो तभी आप सिलेक्शन करने का काम कर सकते हैं। सिलेक्शन करने का काम बिब्लियोग्राफी टूल से हम लोग तब कर सकते हैं जब ये आपको मालूम होगा कि हाँ ये एक टूल्स है जिससे हम सिलेक्शन करने का काम करें, चाहे वो सब्जेक्ट वाइज हो या जैसे भी आपको करना है। किसी भी सब्जेक्ट के से रिलेटेड जितनी भी करंट बुक्स हो या ओल्ड बुक हो, ये सब के लिए हम लोग रेफरेंस टूल यानी कि बिब्लियोग्राफी का यूज करते हैं। बहुत सारे रीडर आपके पास आएंगे कि सर और मैडम कि हमको बाहर जाना है या दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस किस चीज़ की पढ़ाई किस कॉलेज में है, क्या है, नहीं है। तो ऐसे के लिए आप कौन सा रेफरेंस टूल उसको दीजिएगा जानकारी देने के लिए। तो या तो सबसे पहले हम लोग वर्ल्ड ऑफ लर्निंग लेते हैं या फिर यूनिवर्सिटी हैंडबुक। यूनिवर्सिटी हैंडबुक के बारे में आपको मालूम होगा तब आप अपने रीडर के बारे में बता सकते हैं। यहाँ यूनिवर्सिटी हैंडबुक लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि पूरे इंडिया में कितने यूनिवर्सिटी हैं, किस यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी पढ़ाई होती है, कितने कॉलेजेस हैं, ये सब की जानकारी आप यूनिवर्सिटी हैंडबुक में लेंगे। तो ये रेफरेंस टूल के बारे में आप लोगों को जानना जरूरी है। उसके पहले आपको ये समझना है कि रेफरेंस सर्विस कितने प्रकार का होता है। रेफरेंस सर्विस दो तरह के होते हैं, एक शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस और एक लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। शॉर्ट रेंज में क्या होता है रेफरेंस सर्विस में, मतलब कि बहुत कम समय में ही आप किसी भी रीडर के इंफॉर्मेशन को तुरंत जो बता देते हैं। जैसे अभी हमने यूनिवर्सिटी हैंडबुक का नाम लिया, ये आपका क्या हो जाएगा, शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस। मतलब कि जिसको किसी को भी यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी लेनी है तो शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस के तहत हम उसको बताएंगे कि यूनिवर्सिटी हैंडबुक देखिए। बस यही इतना ही शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस का वर्क है। लेकिन लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस में क्या होता है कि जिसमें कि मिनट नहीं घंटा लग सकता है, घंटा भी नहीं कई घंटे लग सकते हैं, घंटों के बाद दिन भी लग सकता है और वीक और मंथ भी लग सकता है। तो ऐसे सर्विस को हम लोग लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस करते हैं। तो ये कैसा हो सकता है लॉन्ग रेंज, जैसे कि अभी आपको शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस में एक बिब्लियोग्राफी है, यूनिवर्सिटी हैंडबुक है, कुछ ऐसे टूल्स हैं जिसके बारे में आप तुरंत जानकारी अपने रीडर को दे सकते हैं। लेकिन लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस में हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का सर्विसेज होगा, उसमें किस तरह के पाठक आएंगे उसमें आपके पास। तो जैसे कुछ रिसर्च स्कॉलर्स होंगे, जैसे हमको मान लीजिए कि कोई स्पीच लिखना है अभी तुलसीदास जी पर स्पीचेस तैयार करनी है, तो ये शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस के तहत नहीं आएगा, इसमें लॉन्ग रेंज के लिए टाइम लगेगा। मतलब कि आप तुलसीदास जी पर जितने भी आपके पास मटेरियल्स हैं, कोई एक मटेरियल के बारे में उसको आप नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उसको वो रिसर्च करना है कि तुलसीदास जी पर कितनी रचनाएं आई, कितने क्रिटिक्स आए, या कुछ ऐसे बिब्लियोग्राफीज हैं उसके ऊपर। तो ये सब चीज़ आप देखेंगे और उसको कलेक्ट करेंगे और तब आप रीडर को प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें समय लगता है। जो रिसर्च स्कॉलर्स जैसे रीडर होंगे उनको जो आप सर्विसेज देंगे वो सर्विस जो है वो लॉन्ग रेफरेंस सर्विस कहलाता है। यहाँ तो 5 लॉ है। 5 लॉ किस में है, 5 लॉ रेफरेंस सर्विस में भी है। तो जो शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस है वो आपका सेव द टाइम ऑफ द रीडर एंड स्टाफ दोनों के लिए काम करता है। लेकिन जो लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस है उसमें समय तो लगेगा,
क्योंकि उसके टूल्स को आपको इकट्ठा करना है और तब प्रोवाइड करना है। ये आपका क्या हुआ, एवरी बुक्स इट्स रीडर एंड एवरी रीडर हिज और हर बुक। आप उसमें आप कितना नंबर पेज पढ़ा रही हो, हम कोई पेज नंबर से नहीं पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। आप लोग रेफरेंस सर्विस पहला यूनिट खोलिए, पहला यूनिट टाइप्स ऑफ रेफरेंस सर्विस देखिए अगर हर यूनिट वाइज अगर हम लॉ भी पढ़ाएं आप लोगों को रेफरेंस सर्विस के तहत, फिर टाइप्स ऑफ रेफरेंस सर्विस, ये सब करते हुए चलेंगे तो कल ही भर क्लास है आप लोगों का। आप मोटा मोटी इतना जान लीजिए कि रेफरेंस सर्विस है क्या, इंफॉर्मेशन साइंस के तहत क्या है। पेज नंबर से हम नहीं पढ़ा रहे हैं। पीडीएफ होगा क्या, पीडीएफ होगा, लेकिन पर्सनल यहाँ पीडीएफ लेके नहीं आए। वो जब हम लोग घर से ऑनलाइन क्लास लेते हैं तब पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ आपके जो स्टडी सेंटर है वहीं से क्लास हो रहा है। क्वेरी अगर आप लोग देखिए, ये जो कॉन्टैक्ट क्लास आप लोगों का हो रहा है, इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे लास्ट में ना। पहले रेफरेंस सर्विस क्या है ये तो जान जाइए। रेफरेंस सर्विस लाइब्रेरी में देना क्यों आवश्यक है, रेफरेंस टूल के बारे में जानिए, इतना पहले करेंगे, उसके बाद ना मेरा नंबर हम लास्ट में बताएंगे, अभी नहीं। अगर आप लोग इस तरह से कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन कीजिएगा तो फिर मेरा जो है लिंक वो टूटेगा। मैं कंटिन्यू आपको आज 1 से लेकर के 4 यूनिट तक की बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। और आप लोग यूनिट को पढ़ा कीजिए और पढ़ा कीजिए। अब इतना भी तो नहीं है, पहले जैसे 4 क्लास 5 क्लास होता था तो पढ़ के आते थे तो उसी पर हम लोग डिस्कस करते थे, लेकिन इतना वक्त नहीं है। आज 1:30 बजे तक का ही क्लास है और फिर कल भी इतना ही टाइम मिलेगा। तो इतना में अगर आप लोग पढ़ के आते हैं और कुछ पूछना है तो फिर पूछिएगा, तो फिर हम उसी टॉपिक को लेके चलेंगे। अब ये हम लोगों के लिए भी मजबूरी है कि 1.5 घंटा में ही आपको पूरा सिलेबस खत्म कर देना है। क्वेश्चन क्या लिखना है आप लोग को, करना है क्वेश्चन, आपको करवा दें। मेरा नाम अनुजा सरन है। मेरा इंट्रोडक्शन चाहिए आप लोगों को। मेरा नाम अनुजा सरन है और 1986 से मैं इस प्रोफेशन से जुड़ी हुई। ओके, और भी चाहिए? इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही आपको बता रहे हैं, टाइप्स ऑफ रेफरेंस सर्विस। इस तरह का क्वेश्चन आता है कि रेफरेंस सर्विस क्या है, रेफरेंस सर्विस कितने प्रकार के होते हैं, और लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस एंड शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस में क्या अंतर है। ओके, ये पहला क्वेश्चन आपका लेके हम चल रहा है। तो आप लोग के पास स्टडी मटेरियल है, आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे लिखना बंद कीजिए तो, क्योंकि ऑटोमेटिकली मेरा नजर तो जाता ही है वहाँ। अगर चुपचाप सुनना है और कहीं पर जो चीज समझ में नहीं आए तो वो पूछिए। बिब्लियोग्राफी आप लोग पढ़े हैं? बिब्लियोग्राफी किसको कहते हैं? नेशनल बिब्लियोग्राफी बताएं। INB आपके ही देश का है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी के बारे में आप जानिए, क्योंकि रेफरेंस टूल के बारे में जानना है और रेफरेंस टूल पूछता है एग्जाम में भी। अगर आप लोगों का क्वेश्चन है तो आज हम फिर INB के बारे में ही बता दें, रेफरेंस सर्विस छोड़ दें।
भारत में जो भी समसामयिक घटना होती है उसकी जानकारी आप कहाँ से लेंगे, किस रेफरेंस टूल से लेंगे? हर एग्जाम में जो आता है वही बता रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन कम करो और मेरी बात सुनो। देखिए, अगर ऑफलाइन क्लास होता तो हम लोग एक एक करके उस बात को लिख के चलते और एक एक से पूछ के काम करते, लेकिन ये ऑफलाइन नहीं है। कभी आप किसी तरह का क्वेश्चन कीजिएगा, ऐसे काम नहीं होता है। ऑनलाइन में जो हम बोल रहे हैं उसको सुनिए और लास्ट में आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम बता देंगे। बिहार में कितनी पिछड़ी जातियां हैं? भारत में कौन कौन सी अभी समसामयिक घटनाएं हुई हैं? इस तरह के इंफॉर्मेशन के लिए आप किस रेफरेंस टूल का यूज करेंगे, जो कि शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस के तहत आता है? तो इसके लिए किस तरह का रेफरेंस टूल हम यूज करेंगे इंडिया से रिलेटेड? एशियन रिकॉर्डर इसको कहते हैं। एशियन रिकॉर्डर में इंडिया से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे वो उसमें मिलेंगे आपको। लेकिन जैसे अभी एक दूसरा क्वेश्चन था कि हमारे यहाँ बिहार में कितनी पिछड़ी जनजातियां हैं या जातियां हैं, ये जानने की कोई अगर कोशिश कर रहा है रीडर, तो उसको हम किस रेफरेंस टूल के बारे में बताएं जिससे कि वो तुरंत उसकी जानकारी ले पाए। उसके लिए हम क्या रेफरेंस टूल यूज करेंगे? तो सेंसस ऑफ इंडिया, जिसमें कि पॉपुलेशन से लेकर जितनी भी जातियां हैं हमारे देश में, आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन अभी अमेरिका में राष्ट्रपति कौन है, या फिर 1988 में कौन राष्ट्रपति थे, ये सब की जानकारी के लिए जो है सो हम किस तरह के रेफरेंस टूल के लिए कहेंगे? शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस के तहत इंटरनेशनल हुज हू, इंटरनेशनल हुज हू। और इंडिया से अगर रिलेटेड है तो इंडियन पब्लिशर का हुज हू जो आएगा वो हम लेंगे। अगर किसी के बारे में मुझे जानना है, ये सब जानकारी के लिए अपने रीडर को आप किस तरह के रेफरेंस टूल के बारे में बताएंगे? तो रेफरेंस टूल काफ़ी विस्तार से आप लोग के स्टडी मटेरियल में है, जिसके बारे में अभी हम लास्ट में बताएंगे। पहले तो आप ऐसे रेफरेंस टूल के बारे में जानिए, जैसे अभी हमने कहा एक एशियन रिकॉर्डर, सेंसस ऑफ इंडिया, बिब्लियोग्राफी, इंसाइक्लोपीडिया। मान लीजिए कि अभी आप लोग मेरे पास आए हैं मेरे लाइब्रेरी में और ये जानना चाह रहे हैं कि लाइब्रेरी स्टैंडर्ड क्या है, तो लाइब्रेरी स्टैंडर्ड हम आपको वहाँ पर नहीं बताएंगे। एज ए लाइब्रेरियन आपको वो मटेरियल के बारे में बताएंगे जिसमें कि लाइब्रेरी स्टैंडर्ड के बारे में आपको मिलेगा। तो वो आपको देखना है तो लाइब्रेरी स्टैंडर्ड से रिलेटेड अगर कोई रेफरेंस बुक है तो वो बुक्स देंगे, या फिर इंसाइक्लोपीडिया के बारे में बताएंगे जिसमें कि आपको काफ़ी डिटेल लाइब्रेरी स्टैंडर्ड के बारे में मिलेगा। मान लीजिए किसी बुक में आपको ये इंफॉर्मेशन ना मिल रहा हो तो उसके जानकारी के लिए हम इंसाइक्लोपीडिया के लिए कहेंगे। लेकिन इंसाइक्लोपीडिया में भी जनरल इंसाइक्लोपीडिया नहीं, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जो 32 वॉल्यूम में है, उसमें आप लाइब्रेरी स्टैंडर्ड के बारे में अपने रीडर को बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि आप लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस का जो इंसाइक्लोपीडिया है उसमें जाइए, आपको लाइब्रेरी ऑफ स्टैंडर्ड मिलेगा। या फिर लाइब्रेरी सिस्टम के बारे में जिसको जानना है तो भी आप वही रेफरेंस टूल के बारे में बता सकते हैं। लेकिन आम तौर पर हम लोग इंसाइक्लोपीडिया या डिक्शनरी हम लोग किस लिए बताते हैं, या हम लोग भी खुद से क्यों यूज करते हैं? वर्ड ऑफ मीनिंग के लिए। लेकिन डिक्शनरी और इंसाइक्लोपीडिया में फ़र्क क्या है? डिक्शनरी में आजकल मीनिंग के साथ थोड़ा एक्सप्लेन मिलता है, लेकिन इतना नहीं मिलता है कि आप उस पर कोई काम कर सकें।
जैसे लाइब्रेरी स्टैंडर्ड क्या है, इसका मीनिंग तो मिल जाएगा डिक्शनरी में, लेकिन अगर उसका विस्तार से आप उसके बारे में जानना चाह रहे हैं तब आपको इंसाइक्लोपीडिया के पास जाना पड़ेगा। जिस विषय से रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा उस पर गहन अध्ययन करने के लिए हम लोग इंसाइक्लोपीडिया यूज करते हैं, लेकिन जहां पर सिर्फ अर्थ जानना हो तब हम लोग डिक्शनरी से ही काम चला लेते हैं। तो ये भी एक रेफरेंस टूल है। डिक्शनरी हो गया, इंसाइक्लोपीडिया हो गया, बिब्लियोग्राफी हुआ, यूनिवर्सिटी हैंडबुक हुआ, तो ये सब जितने भी रेफरेंस टूल हैं इसका स्टडी आप लोगों को करना है, लेकिन विस्तार पूर्वक। जैसे हर साल एग्जामिनेशन में एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इंसाइक्लोपीडिया, दूसरा बिब्लियोग्राफी, तीसरा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग में किस तरह की सूचनाएं मिलेंगी हम लोगों को, तो एजुकेशन से रिलेटेड पूरे वर्ल्ड में कितने यूनिवर्सिटी हैं, किस यूनिवर्सिटी में किस किस सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, वो आप यहीं पे बैठे बैठे उस रेफरेंस टूल के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। मान लीजिए कि किसी रीडर को हमारे भारत का राष्ट्रगान के बारे में जानकारी लेनी है। राष्ट्रगान की उत्पत्ति कब हुई, किसने किया, ये सब की जानकारी हम किससे ले सकते हैं, किस रेफरेंस टूल से ले सकते हैं। इंडिया ए रेफरेंस मैनुअल, इंडिया से रिलेटेड रेफरेंस मैनुअल करके आता है, वो रेफरेंस टूल आप यूज करेंगे तो इंडिया में राष्ट्रगान कौन सा है, राष्ट्रगीत कौन सा है, नेशनल एंथम के बारे में, ये सब सारी जानकारी आपको। देखिए, आप डिस्टर्ब मत कीजिए, जो कोई भी मैसेज डाल रहे हैं। हम अच्छा पढ़ा रहे हैं कि खराब पढ़ा रहे हैं, आप जैसा भी पढ़ा रहे हैं आपको पढ़ना होगा, और लास्ट में ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। पटना यूनिवर्सिटी के कुलपति का नाम क्या है? मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन कोई कर रहा है रीडर आपके पास, तो उसके लिए आप कौन से रेफरेंस टूल का यूज करने के लिए बताएंगे? एजुकेशन से ही रिलेटेड हो गया, तो अभी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ बताए थे हम। कोई भी मैसेज कीजिए, हुज हू, ओके। और क्रांति कुमार, ये सब क्वेश्चन ना कीजिए तो अच्छा है, डिस्टर्ब मत कीजिए, मार्क्स कम आता है ज्यादा आता है, आप जैसा लिखिएगा वैसा नंबर आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लिखते हैं बच्चे उनका रिजल्ट अच्छा होता है। लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, शॉर्ट रेंज के बारे में फिर भी बहुत सारे रेफरेंस टूल के बारे में हमने बता दिया है। अब लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस के तहत हम लोग क्या करते हैं, ये जो है एक्चुअली जो हमारा मॉडर्न टाइम के अनुसार लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस काम करता है। इसमें थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि किस तरह की सूचनाएं वो आपके पास लेकर आ रहा है। तो जहाँ किसी थॉट को बहुत विस्तार से समझने की ज़रूरत होती है, किसी भी विषय को बहुत गहराई से जानने की ज़रूरत होती है, वैसे इंफॉर्मेशन के लिए जो भी टूल्स का प्रयोग किया जाता है उसमें थोड़ा समय लगता है, वो सेकेंड मिनट। जैसे कोई अभी एजुकेशन के बारे में हमने कहा तो आपने तुरंत यूनिवर्सिटी हैंडबुक अपने कह दिया, लेकिन अगर मेरा क्वेश्चन होगा कि आर्थिक मंदी का हमारे भारत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है,
तो यहाँ पर कोई एक रेफरेंस टूल आप नहीं बता करके अपने रीडर को संतुष्ट कर पाइएगा कि जाइए आप इसको पढ़ लीजिए, आपको ये मिल जाएगा। इंसाइक्लोपीडिया के बारे में बता दिए हैं, जहाँ पर बहुत गहराई से किसी चीज़ की स्टडी करनी होती है। इकोनॉमिक रेफरेंस, तो इकोनॉमिक रेफरेंस से रिलेटेड क्या कोई एक ही टॉपिक होता है जिससे आप उसको ये बता देंगे कि हाँ ठीक है, मंदी का असर जो है हमारे भारत पर कितना पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है? ये इसके लिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। कोई एक मटेरियल दे करके काम नहीं चला सकते हैं, इसलिए ये लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस के तहत आता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि गंगा नदी में जो भी प्रदूषण है उसको कैसे बचाया जाए। तो उसको बचाने के लिए क्या कोई एक मटेरियल को पढ़ने से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। उसके लिए कई तरह की पत्रिकाओं को देखना होगा, कुछ रेफरेंस टूल देखने होंगे जिसमें कि गंगा नदी के बारे में दिया है कि वो किस तरह से दूषित हो रही है, जब दूषित हो चुकी है तो उसको किस तरह से हम लोग सफाई का प्रबंध करेंगे। तो ये सब इकट्ठा करते करते जहाँ पर थोड़ा सा, कोई एक मटेरियल से काम नहीं चलता है बाबू, उसमें बहुत तरह के सोर्सेस को देखना पड़ेगा और तब जा करके इस टॉपिक पर काम हो सकता है। तो सबसे, अगर आप लोग जैसे अभी पेज नंबर से कह रहे थे, तो आप लोग के स्टडी मटेरियल में होगा लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस और शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस में क्या अंतर है। तो पेज नंबर से आप लोग निकालिए और वहां पर जो भी पॉइंट आ रहा है उस पॉइंट के बारे में कीजिए। एक एक करके क्वेश्चन कर सकते हैं। सबके पास स्टडी मटेरियल है? स्टडी मटेरियल खोल के बैठे हैं आप लोग? सबसे पहला डिफरेंसेस तो हम लोग दोनों सर्विसेज में क्या अंतर है वो हम टाइम के अनुसार कर सकते हैं कि रेडी लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस एंड शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस में क्या अंतर है। तो टाइम के अनुसार सबसे पहला डिफरेंसेस हम लोग ये कर सकते हैं कि रेडी रेफरेंस में समय कम लगता है और लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस में समय ज़्यादा लगता है। इंसाइक्लोपीडिया जो रेफरेंस टूल है वो लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस में आएगा, क्योंकि उसमें आप तुरंत किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं ले सकते हैं। लेकिन डिक्शनरी जो है वो शॉर्ट रेंज है, क्योंकि आप तुरंत किसी भी वर्ड का मीनिंग जब जानते हैं
तो तुरंत ही डिक्शनरी पलटते हैं और अपने उस अरेंजमेंट के तहत उस वर्ड का मीनिंग जान जाते हैं। उसी तरह से कुछ रेफरेंस टूल है जिनके बारे में आप, जैसे कि शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस के तहत जानकारी लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कुछ रेफरेंस टूल हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। एटलस है, ज्योग्राफिकल रिसोर्सेज है, या फिर गाइड बुक है, ईयर बुक है, ये सब के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी तो रखनी ही पड़ेगी। लेकिन क्वेश्चन जब आएगा तो किसी भी रेफरेंस टूल के बारे में पूछ सकता है, किसी भी रेफरेंस टूल के बारे में पूछ सकता है कि इसको किस तरह से आप इवेलुएट करेंगे, उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे। मतलब कि अगर आप किसी रेफरेंस टूल को परचेज करना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि नए नए लाइब्रेरी में आपकी नियुक्ति हुई और बुक सिलेक्शन करने के लिए आपको बिब्लियोग्राफी लेना ही पड़ेगा। तो बिब्लियोग्राफी जब आप परचेज करेंगे तो बिब्लियोग्राफी के बारे में जानेंगे पहले से, तभी तो आप परचेज कर सकते हैं कि बिब्लियोग्राफी में क्या क्या है, इसका अरेंजमेंट कैसा है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। जब तक हम उसके बारे में डिटेल्स नहीं पहले से जानेंगे, ये जो अभी आप लोग ट्रेनिंग पीरियड में है, तो आपको इवेलुएट कैसे करना चाहिए किसी रेफरेंस टूल का, किस तरह से उसका मूल्यांकन करेंगे कि वो टूल्स अपने लाइब्रेरी के लिए परचेज कर पाए या नहीं कर पाए। तो मूल्यांकन के लिए आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके बुक्स में हम समझते हैं कि जो भी जनरल बुक और रेफरेंस बुक में क्या अंतर है। सबसे पहले तो इसको समझना होगा कि जनरल बुक में और रेफरेंस बुक में क्या अंतर है, और तब फिर हम रेफरेंस बुक को इवेलुएट करेंगे। तो किस तरह से इवेलुएट करेंगे, तो जनरल बुक में और रेफरेंस बुक में अंतर क्या है। सबसे पहला अंतर तो ये है कि आप जनरल बुक को कंटिन्यू स्टडी कर सकते हैं, लेकिन रेफरेंस बुक को आप कंटिन्यू नहीं कर सकते स्टडी। आप थोड़ा ब्रेक करके ही आप किसी भी रेफरेंस बुक को पढ़ सकते हैं। तो और दूसरी चीज कि सबसे बड़ा उसका और रीजन है डिफरेंसेस का कि जनरल बुक आप अपने लाइब्रेरी से किसी को भी इशू रिटर्न कर सकते हैं, सर्कुलेशन वर्क दे सकते हैं, लेकिन रेफरेंस बुक का हम लोग सर्कुलेशन नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं रेफरेंस बुक का सर्कुलेशन? वो इसलिए कि रेफरेंस बुक जो है काफी कॉस्टली होती है। कोई भी एनसाइक्लोपीडिया है, बिब्लियोग्राफी है, डायरेक्टरी है, ये सब कोई 100-50 की किताबें नहीं होती हैं, 1000 में किताबें आती हैं। तो रेफरेंस टूल अगर आप इशू कर देते हैं, मान लीजिए एनसाइक्लोपीडिया जो 40,000 का किताब है, तो अगर आप किसी रीडर को वो आप इशू कर देते हैं, बहुत आपके पास आर्जू किया कि नहीं मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है, मुझे ये चाहिए, और आपने कर दिया, तो चूंकि वो मल्टी वॉल्यूम बुक होती है इंसाइक्लोपीडिया से, तो कोई एक वॉल्यूम भी अगर वो ले जाता है तो सबसे पहले तो आपका एक इंसाइक्लोपीडिया का वो सेट जो है वो गड़बड़ हो जाएगा, वो बिना काम का हो जाएगा आपके पास। दूसरी चीज कि आप फिर जब भी परचेज करेंगे तो आपको पूरा कंप्लीट सेट लेना होगा, कोई एक वॉल्यूम परचेज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कॉस्टली होने की वजह से हम रेफरेंस टूल को इशू नहीं कर सकते। लेकिन जो जनरल बुक होती है वो जनरल बुक आप सर्कुलेशन के लिए रख सकते हैं। आवाज नहीं आ रही है? हेलो हेलो, अरे तो पिक नहीं आ रहा है, तो पिक के लिए थोड़ा सा पीछे आ रहा है, किसी का नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, नहीं आ रहा। कंटिन्यू। तो रेफरेंस टूल को अब हम किस तरह से इवेलुएट करेंगे। आप लोग जैसे चूंकि पेज नंबर से कह रहे थे, तो पेज नंबर से तो मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, लेकिन जैसे जैसे जो भी टॉपिक बढ़ते जाएगा तो परचेज करने के पहले आप उसको इवेलुएट करेंगे उस पॉइंट के आधार पर
कि उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे कैसे है, वो कब और कब पब्लिश होता है, उसका कॉस्ट क्या है, उस बुक के अंदर उसका अरेंजमेंट कैसा है, ये सब जब तक आप पहले नहीं जाएंगे। मान लीजिए कि बिब्लियोग्राफी आपने खरीद लिया और बिब्लियोग्राफी के अंदर उसको यूज करना नहीं जान रहे हैं, किस तरह से आप सिलेक्शन करेंगे, किस विषय को कहाँ से लेंगे। तो बहुत सारे बिब्लियोग्राफी जो होते हैं वो आपको क्लासिफाइड ऑर्डर में भी होता है और अल्फाबेटिकली अरेंज भी होता है। तो अल्फाबेटिकली अरेंज होने पर, चूंकि अब हमारे यहाँ कोई इतना अशिक्षित वर्ग तो नहीं है कि डिक्शनरी कैसे यूज करेंगे वो नहीं जानता। तो जिस तरह से हम लोग डिक्शनरी यूज करते हैं उसी तरह से जो अल्फाबेटिकली जहाँ पर अरेंजमेंट है उसको आप ऑथर वाइज, सब्जेक्ट वाइज या टाइटल वाइज किसी भी बुक के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन क्लासिफाइड ऑर्डर में जब वो अरेंज होता है हेलो उसकी ऑथोरिटी के बारे में भी हम जानेंगे कि कोई भी रेफरेंस टूल का ऑथोरिटी क्या है, किस पब्लिशर से वो पब्लिश हो रहा है। जैसे बिब्लियोग्राफी में कुछ पब्लिशर कैटलॉग भी होते हैं। जो पब्लिशर कैटलॉग के द्वारा पब्लिश हो रहा है तो शायद उसकी ऑथेंटिसिटी हम उतना नहीं मान सकते हैं, लेकिन जो नेशनल लाइब्रेरी के द्वारा जो पब्लिश हो रहा है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, उसकी ऑथेंटिसिटी हम बिल्कुल सही मान करके लेकर के चलेंगे कि जब भी परचेज करना होगा तो हमको लगेगा कि नहीं, हमारे देश के नेशनल लाइब्रेरी के द्वारा पब्लिश बिब्लियोग्राफी है, इसलिए स्वाभाविक है कि वो अच्छा हो जाएगी। इसलिए उसकी ऑथोरिटी जो है सो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि वो सही है कि नहीं। उसके बाद उसका अपडेटनेस क्या होता है। तो अब सबसे पहले ये जानना है कि नेशनल बिब्लियोग्राफी जो है ये कैसे पब्लिश होता है, कहाँ से पब्लिश होता है। तो अपने देश का ही है, जैसे इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। तो यहाँ पर सरकार की ओर से ही ये रूल बना दिया गया है कि इंडिया में जितने भी पब्लिशर्स हैं वो जितने भी बुक पब्लिश होते हैं उन सारे बुक्स की 3-3 यूनिट उस नेशनल लाइब्रेरी को भेज दिया जाए। तो इन तीनों ही यूनिट को नेशनल लाइब्रेरी में 2 यूनिट्स जो है उसके कलेक्शन में चला जाता है और 1 यूनिट उसके रेफरेंस डिवीजन में जाता है। तो रेफरेंस डिवीजन में जो जाता है वो उस बुक का ही बिब्लियोग्राफी तैयार किया जाता है। बिब्लियोग्राफी को एक्चुअली कहते क्या है, इसे कहते हैं बिब्लियोग्राफी। तो जितने भी बुक्स हैं उसकी जब सूची तैयार की जाती है उसको बिब्लियोग्राफी कहते हैं। तब यहाँ पर एक पॉइंट उठता है कि तो कैटलॉग किसको कहते हैं, कैटलॉग में और बिब्लियोग्राफी में क्या अंतर है। तो मेन अंतर क्या है कि कैटलॉग जो है वो किसी लाइब्रेरी के अंदर जितने भी कलेक्शंस हैं जो उसकी सूची बनाई जाती है उसको लाइब्रेरी कैटलॉग कहते हैं। लेकिन पूरे इंडिया में जहाँ किताबें, जितनी भी किताबें, जिस विषय की किताबें पब्लिश हो रही हैं वो उनकी जब सूची तैयार की जाती है तब उसको बिब्लियोग्राफी कहते हैं। तो बिब्लियोग्राफी जब बनकर तैयार होता है, रूबी कुमारी आप इस तरह से डिस्टर्ब ना कीजिए, हमने कह दिया है ना कि लास्ट में अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे। पढ़ाने के दौरान मत बोलिए, टॉपिक इधर उधर हो जा रहा है। एक तो कि यहाँ कनेक्शन का डिस्टर्बेंस है, इसलिए प्लीज बीच में कोई कॉन्टैक्ट। अच्छा तो हम उठाए थे तो आप बोले क्यों? फोन तो किए थे आप? ओके, 1:30 बजे तक
बढ़िया। के बारे में बात करना है। सॉरी फॉर इंटरप्शन, बीच में कुछ बातें आ गई। क्वेश्चन मैसेज कर दिया जाएगा, लेकिन आप लोगों का कोई कॉन्टैक्ट नंबर तो मेरे पास नहीं है। जब घर से हम लोग कोई लिंक भेजते थे तब हम लोग ये सब काम करते थे, लेकिन यहाँ से कैसे किया जाएगा ये सब मुझे मालूम नहीं है। और कल जब लास्ट होगा आप लोगों का क्लास, तब मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दूँगी, अपना थोड़ा सा संक्षेप में परिचय दूँगी। उसके बाद आप लोगों को जो पूछना होगा, जो भी बताना होगा उस पर करेंगे। अभी आप लोग कम से कम जो भी टाइम है वो कीजिए। हेलो हेलो, हाँ मैम, आपको कॉल आया था। कौन बोल रही है? सबिया जी। तो ये आपके पास नहीं है क्या? नहीं, ये तो मेरा नंबर है। तो उसी के नाम से सेव किया हुआ है। अच्छा ठीक है, तब आप क्या नंबर तो चेंज लेकिन नहीं हुआ है, तो क्या कि भाई पुराना नंबर है। सेंड कर दो तो व्हाट्सएप पर, अभी हम क्लास ले रहे हैं। ओके जी, व्हाट्सएप पे उसका नंबर सेंड कर देना। ओके ओके। अरेंजमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि किसी भी रेफरेंस टूल का अरेंजमेंट क्या है, किसी भी रेफरेंस टूल को हम लोग कैसे देखना जानेंगे। तो बिब्लियोग्राफी जो है वो दो पार्ट में बना हुआ है, एक अल्फाबेटिकल और दूसरा क्लासिफाइड ऑर्डर में। तो जिस सब्जेक्ट की, जैसे आप लोग अभी एक पेपर आप लोग क्लासिफिकेशन थ्योरी हुई होगी ना पेपर के पहले, ऑर्गेनाइजेशन बताएंगे, बता देंगे, बिल्कुल बताएंगे। लेकिन पहले जो अभी हम लोग बिब्लियोग्राफी पर बात कर रहे हैं तो वो कर लें। तो बिब्लियोग्राफी को टू पार्ट में रखा गया है, एक अल्फाबेटिकल और दूसरा क्लासिफाइड ऑर्डर। तो क्लासिफाइड ऑर्डर में और कुछ जो है अरेंजमेंट क्रोनोलॉजिकल भी होता है, कि क्रोनोलॉजी के अनुसार सारे सब्जेक्ट की जितनी भी किताबें पब्लिश होती है उस तरह से भी उसका अरेंजमेंट होता है। लेकिन अभी एक हम लोग वर्ड का यूज किए, क्लासिफाइड ऑर्डर में अरेंज होता है। तो क्लासिफाइड का मतलब क्या हुआ? आप लोग एक पेपर अभी पढ़े होंगे क्लासिफिकेशन, यस और नो कीजिए। बहुत सारा क्वेश्चन कर रहे थे, उसी तरह से आप लोग रिप्लाई कीजिए कि क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा है, कि क्लासिफिकेशन हम लोग क्यों कर। यस, तो जब हम किसी भी बुक को क्लासिफाई कर लेते हैं तो उस क्लास नंबर के आधार पर उसको अरेंज करते हैं, उसी को कहते हैं क्लासिफाइड ऑर्डर। जैसे 0 to 9 अगर मान लीजिए डीडीसी के द्वारा हुआ है तो 0 to 9 पूरे यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को बांटा गया है। मैं कोई पेज नंबर से नहीं पढ़ा रही हूँ, पहले भी बता दी हूँ, मैं किताब खोलकर नहीं पढ़ा रही हूँ। तो रीडर को देना हुआ तो यूनिट 1 तो कहा है हमने कि उसको खोलिए और देखिए। नहीं पढ़ा है तो क्या क्लासिफिकेशन आप बताएंगे? क्लासिफिकेशन क्या होता है वो पढ़िएगा उस पेपर में। प्लीज सोनू कुमार, अभी आप जो बता रहे हैं पहले वो सुनिए, क्लासिफाइड ऑर्डर में किस तरह से होता है। पूरे यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को 10 भाग में बांटा गया है, यानी 0 to 9। अब 0 to 9 में जितने भी विषय से संबंधित
इस वर्ष में किताबें जितनी भी पब्लिश हुई हैं उसको जब हम उसकी बिब्लियोग्राफी तैयार करते हैं और उसी क्लासिफाइड ऑर्डर में यानी कि 0 से लेकर के 9 तक में उसको अरेंज किया जाता है। तो 10 भाग में क्लासिफाइड ऑर्डर में बिब्लियोग्राफी भी हमारा बटा होता है, क्रोनोलॉजिकल भी ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर अभी इसे हम लोग लेकर चलें तो 20 में कितनी किताबें पब्लिश हुई, 21 में कितनी किताबें पब्लिश हुई, उसका जो लिस्ट तैयार हुआ उस बिब्लियोग्राफी का अरेंजमेंट हम उस तरह से जान जाते हैं। ट्रीटमेंट हम उसमें किस तरह से देखते हैं। ट्रीटमेंट का अर्थ होता है कि किसी भी बिब्लियोग्राफी या किसी भी रेफरेंस टूल की प्रामाणिकता क्या है, वो प्रमाणिक है कि नहीं, उसका कोई स्टैंडर्ड है कि नहीं है, या वो विश्वसनीय है कि नहीं, ये जानने की जरूरत है। ये जानने के लिए हम किसी भी रेफरेंस टूल को यह भी जांचेंगे कि उसका जो है फॉर्मेट किस तरह का है, मतलब कि उसका आकार प्रकार कैसा है, उसकी बाइंडिंग कैसी है। कोई भी बिब्लियोग्राफी आप इस तरह से नहीं परचेज करेंगे या कोई रेफरेंस टूल भी इस तरह से नहीं परचेज करेंगे कि 1 साल यूज किए और उसके बाद उसका कोई यूज नहीं है, वो वर्षों उसका यूज हो सकता है। तो मान लीजिए आपने थोड़ा सा पैसा कम लगाने के कारण कोई ऐसा पेपर बाइंडिंग वाला मटेरियल आप ले लेते हैं तो वो यूज होते होते जो है वो मटेरियल कुछ ही दिनों में फटने लगती है या फिर उसके प्रिंट जो है वो उदासीन हो जाते हैं, जिसके वजह से वो अनयूज्ड हो जाते हैं। तो ये सब के ऊपर भी आपको पहले से ध्यान देना है। और किसी भी रेफरेंस टूल का फिर हम ये देखेंगे कि उसके टाइटल पेज में टाइटल वर्ड आप लोग समझते हैं, टाइटल किसको कहते हैं? टाइटल और सब टाइटल दो बातें आ रही हैं। वॉइस कट हो रहा है तो वो नेटवर्क का प्रॉब्लम है, चाहे तो आप लोग के यहाँ या फिर हमारे यहाँ। बिब्लियोग्राफी में कुछ आप लोग और भी ये कर सकते हैं। मान लीजिए कि अपने लाइब्रेरी के लिए कुछ पीरियोडिकल या जर्नल परचेज करना है, तो उसके लिए किस तरह के रेफरेंस टूल का यूज कीजिएगा? बिब्लियोग्राफी में कौन सा बिब्लियोग्राफी आप टूल यूज कीजिएगा जिसमें कि पूरे इंडिया में या वर्ल्ड में कितने तरह का पीरियोडिकल पब्लिश हो रहा है आज के डेट में, इसकी जानकारी हम कहाँ से लें? पहले रेफरेंस सर्विस समझे नहीं और एसिमिलेशन पर पहुंच गए। एक दिन के क्लास में सारा चीज पॉसिबल नहीं है, पहले ये तो समझ लीजिए। जो आने वाला क्वेश्चन है वही हम बता रहे हैं आप लोग को यूनिट में, कोई बाहर का चीज नहीं बता रहा है। ओल्ड्रिचेज इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरी, जिसका नाम है ओल्ड्रिचेज इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरी, इस तरह के डायरेक्टरी का यूज हम किस लिए करते हैं? तो किसी भी पत्रिका के बारे में जानकारी, इसे ये आता भी है एग्जाम में, ओल्ड्रिचेज इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरी। क्वेश्चन अगर उठाकर देखिएगा तो बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो इसके बारे में जब तक आप लोग बिब्लियोग्राफी चैप्टर में नहीं जाइएगा और वहाँ कितने कितने बिब्लियोग्राफीज होते हैं उसका नाम आप लोगों को जानना जरूरी है।
तो इस तरह से बिब्लियोग्राफी के बारे में हम लोग थोड़ी बहुत तो जानकारी ले लिए। अभी एक क्वेश्चन था कि रेफरेंस डिपार्टमेंट का ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइए। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेफरेंस डिपार्टमेंट में 3 बातें आती हैं। जैसे हम लोग लाइब्रेरी की कल्पना जो है, लाइब्रेरी इज ए ट्रिनिटी ऑर्गेनाइज, जिसको कि हम लोग 3 नीति को अपना कर चलते हैं। क्या क्या? रीडर, बुक्स एंड स्टाफ। इन तीनों के बिना जो है हम लाइब्रेरी की कल्पना नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से जब रेफरेंस डिवीजन की बात आती है किसी भी लाइब्रेरी में, अब आप लोग फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर चूंकि पढ़ाई हो चुकी है, तो आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि लाइब्रेरी में कितने सेक्शंस होते हैं, जिसमें कि एक सेक्शन है आपका रेफरेंस सेक्शन। तो रेफरेंस सेक्शन को हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे ये जानने की जरूरत है। रेफरेंस सेक्शन तो आप बना दिए, लेकिन रेफरेंस सेक्शन बनाने के पहले आपको ये सोचना है कि उसमें क्या क्या चीज हमको डालना है, क्या करना है। जिसमें कि सबसे पहला चीज होगा, जिस तरह से अभी लाइब्रेरी इज ए ट्रिनिटी ऑर्गेनिज्म के बारे में बताए, बुक, रीडर एंड स्टाफ। तो यहाँ बुक के जगह पर क्या हो जाएगा? रेफरेंस रिसोर्सेज। मतलब कि अभी जितने देर से हमने रेफरेंस टूल के बारे में चर्चा की है, तो रेफरेंस बुक के बारे में पहले आपको जानना है कि कौन कौन सी किताबें ऐसी होती हैं जिसको हम रेफरेंस बुक कहते हैं, तो हम उसको रिसोर्सेज बोलते हैं। तो रेफरेंस रिसोर्सेज ये पहली नीति है। उसके बाद इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स। रेफरेंस सेक्शन में एक अलग पर्सोनल होते हैं जिनको कि हम इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स बोलते हैं। और तीसरा होगा यूजर। जहां हम रीडर का बात कर रहे थे, यहाँ यूजर, मतलब कि रेफरेंस सेक्शन में जो यूजर्स आएंगे, जिस तरह के प्रश्न करेंगे आपके पास, तो उन प्रश्नों के जवाब देने वाले जो भी रहेंगे उनको हम इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स कहते हैं। तो आपको रेफरेंस टूल के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि किस किस तरह की टूल्स होते हैं। और इसके अतिरिक्त रेफरेंस डिवीजन को ऑर्गेनाइज करने के लिए किस तरह के फर्नीचर यूज करने पड़ेंगे आपको। ऐसे रीडिंग रूम के लिए लोग कहते हैं कि रीडर को आप इतना ज़्यादा आरामदेह चेयर मत दीजिए कि वो वहाँ पढ़े नहीं, सोने लगे। लेकिन रेफरेंस डिवीजन के लिए कहता है कि वैसे फर्नीचर का यूज़ करना होगा कि कोई 10 मिनट 15 मिनट पढ़ने वाला नहीं, यहाँ घंटों पढ़ने वाले आपके यूजर्स होंगे। तो वैसे यूज़र के लिए बीच बीच में ऐसा नहीं है बिल्कुल स्ट्रेट चेयर दे दिए और टेबल दे दिए, उसकी ऊंचाई कितनी होनी है, गर्दन बार बार झुका करके उसको पढ़ना पड़ रहा है। तो जो घंटों स्टडी कर रहा है, कुछ रिसर्च वर्क कर रहा है, तो उसके लिए बीच बीच में थोड़ा आरामदेह होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रख करके उसका चेयर, उसका टेबल कितनी ऊंचाई होनी चाहिए दोनों की, कि जिससे वो कंफर्टेबल महसूस करे। अच्छे से बैठ करके घंटों बैठ के स्टडी करता है रीडर, आपका यूजर। तो ये सब बात पर भी ध्यान रखना है। उसका स्पेस फिर कैसा होना चाहिए रेफरेंस डिवीजन का? बिल्कुल शांत, क्योंकि यहाँ के यूजर्स आम रीडर नहीं होते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स होंगे, रीडर होंगे, प्रोफेसर होंगे। तो जो गहन अध्ययन करने वाले यूजर्स आपके पास आ रहे हैं, तो उसको शोरगुल की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आम रीडर जहाँ बैठते हैं तो कुछ ना कुछ गॉसिप्स मारेंगे जिससे उनको डिस्टर्बेंस होगा। तो जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं उसके लिए कुछ ऐसे जगह पर उसकी जरूरत होती है रेफरेंस डिवीजन की, कि जहाँ पर कोई शोर शराबा ना हो। उसके इक्विपमेंट कैसे हों?
ये तो अभी सिर्फ हम लोग टेबल चेयर के बारे में बात किए, लेकिन चूंकि आपका जो रेफरेंस रिसोर्सेज है वो लगभग सारे जो है हेवी हो, उसकी बाइंडिंग हेवी हो, लेदर बाइंडिंग होगा, तो उसको रखने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए हम लोगों को, स्टैक चाहिए, वो स्टैक कैसा होना चाहिए कि उसके भार को वो सहे। ऐसा नहीं कि बहुत हल्का टेबल ले लिए और वहाँ 10 इंसाइक्लोपीडिया डाल दिए, या आपके लाइब्रेरी साइंस का ही जैसे है, मान लीजिए 32 वॉल्यूम है, अब ऐसे जगह पर वो 32 वॉल्यूम तो रख दिए कि कुछ ही दिनों के बाद वो टेबल बर्बाद हो गया, या जो स्टैक है वो आपका चरमर की स्थिति में आ गई, तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, टेबल चेंज करना होगा या स्टैक चेंज करना होगा, यानी कि कॉस्ट जो है आपका भाग रहा है। तो आप पहले ही वो इस तरह की व्यवस्था कीजिए कि जितने भी रेफरेंस रिसोर्सेज हैं वो अच्छे से उस पर टिक सके, रह सके। उसके लिए उसको क्या कहते हैं, और स्टैंड कुछ इस तरह से होना चाहिए कि भारी किताबें जो होंगी, जो रेफरेंस बुक होंगे, उसका भार वो सह सके। और इसके अतिरिक्त और हमारे यहाँ रेफरेंस डिवीज़न में और क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, रेफरेंस फाइल की ज़रूरत होगी, वर्टिकल फाइल की ज़रूरत होगी, डेली डायरी की ज़रूरत पड़ेगी, टेलीफोन की भी व्यवस्था हो सकती है। कुछ रिसर्च स्कॉलर्स जैसे पढ़ते पढ़ते उनको लग रहा है कि अभी और वक्त है और इतना हम नहीं कर पाएंगे, तो हो सकता है कि वो आपके पास कहेगा कि इसकी कॉपी चाहिए, तो आप अपने यहाँ रेफरेंस डिवीज़न में एक फोटोस्टेट मशीन भी रखेंगे ताकि उनको ये सर्विस आप दे सकिए कि जो भी कुछ पेजेस उनके रह गए हैं स्टडी करने के लिए, तो उन पेज का आप उसका जेरोक्स करा के भी उसको दे सकते हैं। ये रेफरेंस डिवीज़न के सर्विसेज हैं। तो इन सर्विसेज को पूर्ण करने के लिए आपको इतने जितने भी इक्विपमेंट हमने कहा, उन सारे इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, तभी जाके आपका एक रेफरेंस डिवीज़न कंप्लीट हो पाएगा। कितने स्टाफ की ज़रूरत पड़ सकती है रेफरेंस डिवीज़न? एक तो रेफरेंस लाइब्रेरियन जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होगा, इसके अतिरिक्त आपको एक और कर्मचारी की आवश्यकता होगी, क्योंकि वो जो हेवी कुछ रीडर ऐसे भी होंगे कि कोई इंसाइक्लोपीडिया नहीं उठा पा रहा है या एशियन रिकॉर्डर काफ़ी हेवी है तो वो नहीं उठाएगा, इसलिए आपको एक कर्मचारी की आवश्यकता पड़ सकती है अपने रीडर के हेल्प के लिए। हम समझते हैं कि आप लोगों को रेफरेंस सर्विस में और कभी कभी कुछ एक और क्वेश्चन पूछता है कि रेफरेंस लाइब्रेरियन का क्या साइलेंट फीचर होना चाहिए, तो उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए कि रेफरेंस लाइब्रेरियन को कौन कौन से क्वालिटी उनमें आनी चाहिए। एक तो होता है लाइब्रेरियन का क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन दूसरा पूछता है कि रेफरेंस लाइब्रेरियन का क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए। तो मान लीजिए कि कोई रिसर्च स्कॉलर्स हैं, रीडर हैं, प्रोफेसर हैं, यहाँ के रीडर आपको थोड़ा अन्य रीडर से अपेक्षित रूप से वो काफ़ी शिक्षित होंगे, तो उनको आप किस तरह से कैसा व्यवहार करेंगे उनके साथ? आपको ना तो झिटक करके काफ़ी आदरपूर्वक उनसे बात करनी है कि कौन से इंफॉर्मेशन को आप कितने दिन में उनके पास दे रहे हैं, ये सब बहुत पोलाइटली जो है आपको उनके साथ यूज़ करना है। और दूसरी चीज़ कि आपकी भी योग्यता इतनी होनी चाहिए, सब तो ऊपर ऊपर पार होगा बाबू, लाइब्रेरी साइंस जो है इतना आसान नहीं है, एक दिन के क्लास में कुछ भी नहीं समझ में आएगा, और ये हम लोगों के लिए भी मजबूरी है कि कम समय में ही सब चीज़ बताएं। हाँ हेलो, तो क्वालिटी
के साथ साथ जो है सो आप लोग इसके बाद हम लोग इंफॉर्मेशन सर्विस के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। आप लोग लेकिन इसको पढ़िएगा, इसको पढ़ करके कल के क्लास में आइएगा। टाइम चूँकि अब धीरे धीरे आपका ख़त्म हो रहा है, तो ध्यान से आप लोग थोड़ा जो भी चैप्टर है पढ़िए और तब फिर हम लोगों से कांटेक्ट कीजिए। हालांकि कल भी इतना ही टाइम रहेगा, तो इतना टाइम में कितना क्या बताएंगे। कुछ इंडेक्सिंग भी आप लोगों को पढ़ना है इंफॉर्मेशन सर्विस के तहत कि किस तरह से इंडेक्सिंग का काम होता है। तो सवाल है कि जब तक आप लोग क्लासिफिकेशन या कैटलॉगिंग इन दोनों के बारे में नहीं जान जाते हैं, तब तक ये इंफॉर्मेशन सर्विस भी समझना थोड़ा मुश्किल है। ये 1 घंटा 1.5 घंटा की क्लास में इतना पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन बताएंगे बाबू, कल बता देंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे, उसके बाद आप लोग पढ़िएगा। हम अपना कांटेक्ट नंबर भी देंगे आप लोगों को, आप लोग कांटेक्ट करके और भी विस्तार से जान सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल देंगे, आज नहीं। आज आप लोग इतना ही पे रहिए, आप लोग पढ़िएगा। कल आप लोगों के लिए हमने एक वर्क दिया है कि रेफरेंस सर्विस और इंफॉर्मेशन सर्विसेज दोनों में क्या अंतर है। दोनों में हम लोग इंफॉर्मेशन देने का ही काम करते हैं, लेकिन फिर भी दोनों में फर्क है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, बिल्कुल। देखिए इतना दिन के बाद क्लास हो रहा है। दूसरी चीज़ की अब आप लोग के लिए मजबूरी है, आप लोग डिस्टेंस मोड में एडमिशन लिए हैं। चलिए अब हम लोग बात ही कर लेते हैं, जिससे कि थोड़ी आपको तसल्ली मिल जाए। डिस्टेंस मोड में अगर आप एडमिशन ना लिए होते, रेगुलर मोड में रहते, तब तो रेगुलर क्लास होता तो कुछ समझ में आता। आज हमने रेफरेंस सर्विस की क्या बताया, टाइप्स ऑफ रेफरेंस सर्विस बताया, कितना वो क्लास क्यों ले रहे हैं। क्लास क्यों ले रहे हैं, तो ये अपने वीसी और रजिस्ट्रार से बात कीजिए। ये हम लोगों को बुलाया गया है आपके क्लास के लिए, हम लोग अपने मर्जी से नहीं आए, है ना। ये क्वेश्चन हमसे नहीं कीजिए, आप लोग जो एडमिनिस्ट्रेटर है उससे बात कीजिए। हम लोग इसमें क्या बोलेंगे। हम लोगों को अगर नहीं कहा जाता कि भाई भैया मैडम आप आइए और 1.5 घंटे का क्लास ले लीजिए, हम लोग क्यों आएंगे। हमको क्या फायदा। हमको इतना ये बताने से मुझे भी संतुष्टि नहीं हो रही है। हम लोगों के लिए ये हरकुलियन टास्क है कि आपके पास हम कौन सा इंफॉर्मेशन बोलें और कौन सा छोड़ें। एग्जाम कब है ये क्वेश्चन भी हमसे मत कीजिए। हम लोग बाहर से आए हैं सिर्फ पढ़ाने के लिए। हाँ, जिनको क्लास नहीं करना है वो नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात। और आप ही लोग के कारण हम लोग आए हैं, हम लोग अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। अब वर्क करने के लिए टाइम नहीं है हम लोग के पास, आ गया इंफॉर्मेशन, क्लासेस ख़त्म करना है। तो कल हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और जो आप लोग पढ़ के आइएगा उससे जो भी डिफ़िकल्टी होगी वो हम बात करेंगे। क्योंकि अब मेरे लिए मुश्किल है कि हम क्या पढ़ाएं और क्या छोड़ें। पढ़ना बहुत है आप लोगों को, कम से कम जितना रेफरेंस टूल है उतना आप लोग पढ़िए। जो भी पढ़िएगा तो थोड़ा बहुत कॉपी में लिख पाइएगा। रेफरेंस टूल जो लोग भी पढ़ेंगे ना, हमको लगता है कि 3-4 क्वेश्चन आप लोग अटेंड कर लीजिएगा, 3-4 क्वेश्चन उसी से रहेगा। और इंफॉर्मेशन सर्विसेज से 2 क्वेश्चन रहेगा। इसलिए इतना हिंट्स तो आपको दे दिए। 2 पार्ट में आपका ये पेपर बटा हुआ है। डिस्टर्ब करने वाले तो करते रहेंगे, वो हर जगह होता है। लेकिन चूंकि जब हम लोग अपने घर से ऑनलाइन क्लास लेते हैं ना, तो ये काम नहीं हो पाता है। वहाँ हम लोग अपने मर्जी से काम करते हैं, चूँकि वहाँ एक दिन क्लास नहीं होता है। इग्नू में ही क्या हम लोग एक ही दिन क्लास लेते हैं।
एक दिन क्लास नहीं होता है, वहाँ कम से कम 4-5 घंटे का और 4-5 दिन क्लास होता है। वो तो एडमिशन लेने के पहले आप लोग को सोचना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन सेट करते हैं, बताएंगे, और रिजल्ट भी तैयार करते हैं हमें। और कुछ जानकारी चाहिए? बिल्कुल, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश में लिखे, जिनको हिंदी आ रही है वो हिंदी में लिखे। एग्जाम में असाइनमेंट भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पेपर 1 के बारे में बात मत कीजिए मुझसे, फिर पेपर के बारे में जो भी बात करना है कर सकते हैं। ट्यूशन नहीं पढ़ा रहे हैं कि पीडीएफ भेज देंगे आपको? ओके, चलिए, आप लोग को ये भी पता है कि आपके इस पेपर में कितने यूनिट पढ़ने हैं आपको। ये जो तरह तरह का क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें सारे यूनिट का नाम जरा लिख करके भेजिए, तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग स्टडी मटेरियल उठा के देखे भी हैं। क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी विद्यार्थी हैं आप लोग कि कभी भी स्टडी मटेरियल को देखते नहीं, एक ही बार एग्जाम देने आते हैं। अभी जब प्रैक्टिकल क्लास होगा उसमें आप लोग सब लोग अटेंड कीजिएगा। प्रैक्टिकल आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे प्रैक्टिकल में ही फेल करते हैं। ये सब तो सारा पेपर आप लोग किसी तरह से तैयारी करके दे सकते हैं पढ़ करके, लेकिन प्रैक्टिकल जब तक समझिएगा नहीं तब तक करना मुश्किल होगा। 12 यूनिट है, 12 यूनिट में क्या क्या है? प्रैक्टिकल का क्लास आप लोग प्लीज प्लीज कोई मत छोड़िएगा। प्रैक्टिकल का क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। उस दिन प्रैक्टिकल होगा। किस दिन प्रैक्टिकल होगा? ये थ्योरी खत्म होने के बाद होगा। आज 5th पेपर हो रहा है आप लोग का, कल खत्म हो जाएगा। उसका 6th पेपर तो शायद पता नहीं थ्योरी होगा कि नहीं होगा, कि एक ही बार प्रैक्टिकल होगा, नहीं मालूम। शायद, क्योंकि जो कुछ टूल्स होते हैं, विदाउट टूल्स जो है आप ना तो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ना कैटलॉगिंग कर सकते हैं, जो यहाँ से प्रोवाइड होगा आप लोगों को। ऑनलाइन प्रैक्टिकल नहीं होता है। रेफरेंस टूल क्या क्या होता है? जो थोड़ा बहुत समझे हैं वो रिप्लाई कीजिए अपने कलीग्स को। ऑनलाइन बहुत सारे वेबसाइट में आपको बहुत सारा चीज़ मिलेगा, लेकिन हम नहीं समझते हैं कि उससे आप लोग संतुष्ट हो पाइएगा। बिब्लियोग्राफी है, लैंग्वेज डिक्शनरी है, ईयर बुक है, डायरेक्टरी है, ज्योग्राफिकल रिसोर्सेज है, इंसाइक्लोपीडिया है, ये सब रेफरेंस टूल है। एल्मेनेक समझते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं पंचांग। उसमें किस तरह के इंफॉर्मेशन को आप लेंगे? एब्स्ट्रैक्टिंग समझ में आता है। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग में क्या आता है? किस तरह के इंफॉर्मेशन को लेंगे उससे?
चलिए तो फिर ठीक है, हम लोग खत्म करते हैं। कल आप लोग कल लेकिन थोड़ा स्टडी करके आइएगा, जो क्वेश्चन करेंगे, और 1 बाई 1 क्वेश्चन आना चाहिए, तभी हम लोग उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। डेट कब से है, क्या चीज़ का? आई थिंक कि शायद 10 या 11 से प्रैक्टिकल का क्लास होगा, इसी मंथ में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए नहीं तो कल बता देंगे, कल लेकर आएंगे तो आप लोग को बताएंगे। MSc डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, मैं लीव हो जाऊं। प्रैक्टिकल का क्लास ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। मेरा नंबर आप लोग नोट कीजिए। आप लोग सुन रहे हैं मेरी आवाज? 98354 66 568 98354 66 568। नोट कर लिए आप लोग? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल गया? ओके, चलिए आप जितने तरह का क्वेश्चन करना होगा कीजिएगा। हेलो हेलो हेलो, अच्छा तो चेक कर रहे हैं आप लोग फोन करके कि हमने सही नंबर दिया या गलत, है ना? एक बार और बोलिए। 98354 66 568। चलिए हम समझते हैं कि सभी के पास नंबर चला गया होगा। तो हम लोग मीटिंग अब स्थगित करें।